पीएम मोदी के G7 की यात्रा को लेकर चाइना में क्यों टेंशन हो रही है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी ने चीन के रणनीतिक समुदाय में चिंता पैदा कर दी है। ये चिंता मुख्य रूप से दो प्रमुख मुद्दों से उत्पन्न होती है। एक है रेयर अर्थ कूटनीति और भारत का पश्चिमी देशों और ग्लोबल साउथ के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास। चीन ने हाल ही में महीनों में रेयर अर्थ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विशेष रूप से रक्षा ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। रेयर अर्थ खनिज जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, नियोडियम आधुनिक तकनीकी इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग भी इस व्यवधान से प्रभावित हुआ है। चीन की ये रणनीति वैश्विक स्तर पर उसकी स्थिति को मजबूत करने का हिस्सा है, क्योंकि वह रेयर अर्थ के वैश्विक उत्पादन और आपूर्ति का लगभग 60 से 70% नियंत्रित करता है। हालांकि G7 देशों ने रेयर अर्थ की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाने का आह्वान किया है, ताकि चीन पर निर्भरता कम किया जा सके। भारत भी इस दिशा में कदम उठा रहा है, जिसमें वैकल्पिक स्रोतों की खोज, घरेलू रेयर अर्थ भंडारों का विकास शामिल है। साल 2010 में चीन ने जापान के साथ एक समुद्री विवाद के दौरान रेयर अर्थ खनिजों को लेकर अस्थायी रोक लगा दी। चीन ने हाल ही में भारत के साथ रेयर अर्थ आपूर्ति के बदले नई दिल्ली और बीजिंग के बीच सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा। 12 जून 2025 को चीनी उप विदेश मंत्री सुन वेइडोंग ने नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य रेयर अर्थ आपूर्ति और सीधी उड़ानों पर समझौता करना। सीधी उड़ानें चीन के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भारतीय ग्राहकों को चीनी निर्माताओं से कच्चे माल और अर्धनिर्मित उत्पादों की खरीद को प्रोत्साहित करती है। हालांकि भारत ने इस प्रस्ताव पर सतर्क रुख अपनाया है, क्योंकि वह रेयर अर्थ के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है और अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। साल 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद भारत ने चीन पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इनमें चीनी ऐप्स पे प्रतिबंध, चीनी कंपनियों के निवेश पर नियम और व्यापार में सख्ती शामिल था। इस दौरान भारत ने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे पहलों को बढ़ावा दिया है, जिससे कई वैश्विक कंपनियां चीन से भारत में उत्पादन स्थानांतरित करने लगी है। ये स्थिति चीन के लिए चिंता का विषय थी और आज भी भारत की वैश्विक मंचों में बढ़ती भूमिका बीजिंग को परेशान करती है। भारत का G7 शिखर में भाग लेना और पश्चिमी देशों के साथ बढ़ती निकटता ने बीजिंग में चिंता को डाल दिया है। पिछले साल पीएम मोदी की समूह फोटो में केंद्रीय स्थिति ने चीनी इंटरनेट पर चर्चा का जन्म दिया था। इस साल भी चीन G7 शिखर सम्मेलन में बारीकी से नजर रख रहा है। भू राजनीतिक रुझानों को समझ सकते हैं। भारत ने केवल पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, बल्कि ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है। भारत की ये दोहरी भूमिका पश्चिम और ग्लोबल साउथ के बीच संतुलन और चीन के लिए एक रणनीतिक चुनौती है। बीजिंग का डर है कि G7 रेयर अर्थ और अन्य मुद्दों पर भारत के साथ सहयोग को बढ़ा सकता है। चीन ने रेयर अर्थ निर्यात नियंत्रण के खिलाफ वैश्विक मोर्चे को रोकने के लिए केस बाय केस रणनीति अपनाई है। इसके तहत वो विभिन्न देशों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर रहा है, ताकि संयुक्त वैश्विक रणनीति को रोका जा सके। भारत के साथ हाल ही वार्ता का हिस्सा है, लेकिन भारत की सतर्कता और वैकल्पिक तलाश ने रणनीति को जटिल बना दिया है। अब यहाँ देखना होगा कि क्या बात होती है और आगे कैसे होता है। हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से रेयर अर्थ और चीन का प्रभुत्व है, भारत ने इस वैश्विक रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का फैसला किया है। हाल ही में भारत ने जापान के साथ साल 2012 में शुरू किए गए रेयर अर्थ निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्णय लिया। इस समझौते के तहत भारत की सरकारी कंपनी IREL लिमिटेड ने जापान को रेयर अर्थ की आपूर्ति करती थी, लेकिन अब भारत ने अपने घरेलू प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए इस निर्यात को रोक दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में ऑटोमोबाइल और अन्य उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में IREL को रेयर अर्थ निर्यात बंद करने और घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने का आदेश दिया। भारत ने हाल ही में नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स में भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य रेयर अर्थ तत्वों की खोज को बढ़ावा देना है। और दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बातचीत तो हो रही है, लेकिन भारत अपने हिसाब से काम कर रहा है। G7 शिखर सम्मेलन में वॉन डेर लेन ने कहा कि चीन ने जानबूझकर रेयर अर्थ तत्वों की वैश्विक आपूर्ति पर एकाधिकार स्थापित किया है और इसे वैश्विक निर्भरता को हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसे न्यू चाइना शॉक करार दिया है, जिसमें चीन अपनी सब्सिडी और आक्रामक निर्यात नीतियों के माध्यम से वैश्विक बाजारों को सस्ते उत्पादों से भर रहा है। ये रुख उनकी हाल की नरम नीति की बदलाव को दिखलाता है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के
गई फिर से आने के बाद कहा है। वॉन डेर लेयन ने G7 एकजुट होकर इस चुनौती को सामना करने की बात कही है, विशेष रूप से रेयर अर्थ आपूर्ति श्रृंखला में चीन की निर्भरता को कम करने के लिए। उन्होंने कहा ये बाजार प्रतिस्पर्धा नहीं, ये जानबूझकर एक विकृति है। ये बयान ट्रंप की उपस्थिति में और अधिक महत्वपूर्ण हो गया, जिन्होंने टैरिफ बढ़ाने की नीति अपनाई। हालांकि वॉन डेर ने यह भी जोर दिया कि G7 देशों को आपसी टैरिफ के बजाय चीन की सब्सिडी नीतियों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। रेयर अर्थ तत्व जैसे नियोडियम, जेस्परियम, लिथियम, इन सबों को जरूरत होता है और भारत की रणनीति की यहाँ पर भूमिका की जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत आगे क्या करेगा। G7 को लेकर जिस तरीके से भारत यहाँ पर एक्टिव है, वैसे सिर्फ मुद्दा यहीं तक नहीं है, ये भी देखने को मिल रहा है कि चीन और भारत दोनों ही अपने परमाणु हथियारों को भी बढ़ा रहे हैं। चीन अपने परमाणु हथियारों को तेजी से बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन हर साल 100 परमाणु हथियार बना रहा है। यह संख्या भारत के परमाणु हथियारों के भंडार से 3 गुना ज्यादा है। सिप्री ने ये रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत के पास पाकिस्तान से थोड़े ज्यादा परमाणु हथियार हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच हाल में हुई सैन्य झड़प ने परमाणु युद्ध का खतरा को बढ़ा दिया है। सिप्री के एक वरिष्ठ शोधकर्ता ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होने का खतरा था। सिप्री के अनुसार जनवरी 2024 तक चीन के पास 500 परमाणु हथियार थे। अब यह संख्या बढ़कर 600 हो गई है। भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। रूस और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। दुनिया के 90% परमाणु हथियार इन्हीं दोनों देशों के पास है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार चीन सबसे तेजी से अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा रहा है। अनुमान है कि 2035 तक चीन के पास 1500 परमाणु हथियार होंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही 2024 में नए तरह के परमाणु हथियार की तकनीक विकसित कर रहे हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलों पर कई हथियार लगाने की क्षमता भी हासिल कर रहे हैं। भारत ने अपने परमाणु हथियारों को थोड़ा सा बढ़ाया है। पहले 172 था और इसे भारत ने बढ़ाकर 180 कर लिया है। भारत का नई कैनेस्ट्राइज्ड मिसाइलें शांति के समय में भी परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। कैनेस्ट्राइज्ड मिसाइलें एक तरह के डिब्बे में बंद होती है, जिससे उन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। वे सुरक्षित रहती हैं। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था और सिप्री के एक शोधकर्ता के मुताबिक परमाणु ठिकानों पर हमले गलत सूचना के कारण एक सामान्य युद्ध परमाणु संकट में बदल सकता था। इसका मतलब है अगर परमाणु हथियारों से जुड़े सैन्य ठिकानों पर हमला होता है, गलत खबरें फैलती है, तो एक साधारण लड़ाई भी परमाणु युद्ध में बदल सकती है। भारत ने पाकिस्तान के सरगोधा नूर खान एयरबेस पर भी हमले किए। ये सरगोधा पाकिस्तान के किराना हिल्स में बने भूमिगत ठिकानों के आसपास है। तो सिप्री की रिपोर्ट यहाँ पर यही कहती है कि दोनों ही देशों के बीच में कंपटीशन भी है। वैसे आपको बता दूं, G7 देश में भारत अपने आप में एक बड़ी शक्ति है। क्यों एक शक्ति है? इसके पीछे कारण है और कारण ये है कि भारत की बात करें तो यहाँ भारत चाहे इंजीनियरिंग के मामले में हो या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में हो या फिर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हो और ग्रोथ लीड के मामले में हो, तो G7 देशों में अभी प्रमुखता से भारत आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि भारत पीछे रह गया है। भारत काफी तेजी से आगे भी बढ़ रहा है यहाँ पर, और यही वजह है कि रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर भी जल्द ही सॉल्यूशन निकल जाएगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।